चलो जी, लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 11 पे आना। 11 नहीं, पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन मेरे फेवरेट है, जितने भी होने वाले अच्छे हाई लेवल के। पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 8। और जो रेगुलर बुक यूज कर रहा है उसके लिए क्वेश्चन नंबर 22 मिल गया। बहुत मस्त क्वेश्चन है। एक छोटी सी एडजस्टमेंट है इसके अंदर जहां पे स्टूडेंट मिस्टेक कर देता है, अदरवाइज क्वेश्चन अच्छा है, लेंदी भी नहीं है इतना। A Limited, an existing profit making company, is planning to introduce new product with a project life of 8 years. Initial equipment cost will be 150 lakh and additional equipment costing 10 lakh will be needed at the beginning of third year. बताओ, इतना जो मैंने हाईलाइट किया अब तक, इसका मीनिंग बताओ एक एक का। वो 8 इयर्स क्या है सर? लाइफ है प्रोजेक्ट की। 150 लाख क्या है? इनिशियल कैश आउटफ्लो है। और क्या दिया है? 10 लाख। 10 लाख क्या है? आउटफ्लो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर का मतलब एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर होने वाला है। ठीक है, तो पहला वाला जो इक्विपमेंट है वो 8 साल के लिए डेप्रिशिएट होगा। ये लाइफ 8 साल है, 150 लाख 8 साल के लिए डेप्रिशिएट होंगे। और जो 10 लाख है वो कितने साल के लिए डेप्रिशिएट होंगे? तो रिमेनिंग बोले तो कितना? सेकेंड ईयर के एंड में परचेस किया, यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यूज नहीं किया। 3 4 5 6 7 8 6 साल के लिए यूज करोगे। देखा, एक अच्छी एडजस्टमेंट थी है। एट द एंड ऑफ 8 ईयर द ओरिजिनल इक्विपमेंट विल हैव रीसेल वैल्यू इक्विवेलेंट टू कॉस्ट ऑफ रिमूवल, यानी कि उसकी सैल्वेज वैल्यू इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिमूवल। जितना पैसा आएगा उतना पैसा जाएगा। इन शॉर्ट सैल्वेज वैल्यू 0 ओरिजिनल इक्विपमेंट की। बता सकते हो ओरिजिनल इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन कितना रहेगा एसएलएम के हिसाब से? 18.75। ठीक है, बट एडिशनल इक्विपमेंट विल बी सोल्ड फॉर 1 लाख। तो ये एडिशनल इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन कितना रहेगा? 10 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 6, 9 लाख डिवाइडेड बाय 6, 1.5। इन शॉर्ट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 18.75 लगेगा तुम्हें डेप्रिसिएशन। 3 4 5 6 7 8 बाकी के साल के लिए 18.75 प्लस 1.5 कितना होता है? 20.25 लगेगा। और ये 1 लाख का क्या करोगे? लास्ट ईयर का इनफ्लो। शाबाश। वर्किंग कैपिटल ऑफ 25 लाख विल बी नीडेड। क्या करोगे 25 लाख का? आउटफ्लो इन द ईयर 0th ईयर। और ये भूल जाते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट कि इसको लास्ट में इनफ्लो की तरह भी कंसीडर करना है। नहीं, वो कैपिटल एसेट है। कैपिटल एसेट और वर्किंग कैपिटल डिफरेंट होते हैं। किस पे? हाँ, एसेट को। हाँ, जो एसेट है उसकी वैल्यू तो वैसे भी तुम डेप्रिसिएशन के थ्रू चार्ज कर ही रहे हो। आगे चलो। 100% कैपेसिटी ऑफ प्लांट इज 4 लाख यूनिट पर एनम, बट द प्रोडक्शन एंड सेल्स वॉल्यूम आर एक्सपेक्टेड टू बी। पहले साल जस्ट 20% प्रोडक्शन। शालम कितना प्रोडक्शन होगा? मतलब 80,000। उसके बाद 1,20,000। फिर ये क्या है इसका? नंबर ऑफ यूनिट्स। द सेल प्राइस इज 100 विथ अ पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला अगर सेल्स प्राइस 100 है, पीवी रेशियो 60 है, पीई रेशियो नहीं पीवी रेशियो, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 40 रुपीज। 40% इज इक्वल्स टू 40 रुपीज हो गया। ठीक है, तो पहले साल अपने को सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, ये चाहे तो ये कर सकते हो या फिर डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट कर सकते हो। समझा? ठीक है, लेस करेंगे इस वजह से फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया है? फिक्स्ड कॉस्ट 16 लाख पर एनम। तो ये जो भी आएगा हर साल 16 16 16 16 16 16 16 लाख माइनस करेंगे अपन 8 साल तक के लिए। ठीक है, क्या मिला अभी अपने को? सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट हुआ है
लेस डेप्रिसिएशन भी करेंगे, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है अब तक। फिक्स कॉस्ट के अंदर हाँ वो भी है। और दूसरा हिंट देखो, तुम्हारा ऑपरेटिंग कॉस्ट 16 लाख है और डेप्रिसिएशन अकेला ही 18 लाख या 21 लाख आ रहा था, है ना। सो ऑब्वियसली है इसके अंदर वो इंक्लूड होगा नहीं। और दूसरा हिंट, कैश कॉस्ट बोला है, यानी डेप्रिसिएशन है। अपन क्या करते हैं, अपन डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे क्या? हाँ करेंगे, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, लेस करेंगे ये वाले एक्सपेंडिचर्स भी रिस्पेक्टिव ईयर में, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर लेस करेंगे, टैक्स ऐड बैक करेंगे, डेप्रिसिएशन, कैश फ्लो आ जाएगा हर साल का। और क्या करना है, अब इस हर साल के कैश फ्लो को डिस्काउंट करना है। क्या क्या नया था इसके अंदर सर? एक वर्किंग कैपिटल का था, दूसरा डेप्रिसिएशन अलग अलग प्रोवाइड होंगे, वो दो था, और ये वर्किंग थोड़ी लेंदी बनेगी। दैट्स इट, इजी है क्वेश्चन वैसे तो। करें स्टार्ट। सबसे पहले क्या करेंगे अपन? सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट इमेजिन करो कैसा बनाने वाले हो तुम। ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाओगे, 8 कॉलम प्लस एक पर्टिकुलर की कॉलम, 9 कॉलम हो जाएगा। ब्रेन यूज करोगे ना, सुनना, ब्रेन अगर यूज करोगे तो पहले साल का नहीं, वर्टिकल बना कैसे भी बना, कॉलम बहुत लग जाएगी, तो ब्रेन यूज कर। ईयर 1 का एक कैश फ्लो निकाल, क्योंकि उस साल देख 80,000 यूनिट है 40 रुपए के हिसाब से, और एक्सपेंडिचर दे रखा है। सेकेंड ईयर का भी बना, 3 4 5 ईयर का देख, सेल्स का वॉल्यूम कांस्टेंट है, खर्चा भी कांस्टेंट है। 6 7 8 के लिए एक सेपरेट बना, यानी चाहे तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 के लिए सेपरेट बनाओ, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 के लिए सेपरेट सेपरेट बना। होगा तो सही कंफ्यूजन। मुझे कोई इशू नहीं है, मेरे पास तो तुम जितना चाहे उतना स्पेस है। चलो ये छोड़ो, अगर तुम्हें कैश फ्लो बनाना था तो मैंने तो तुम्हें अभी हिंट दिया तो समझ में आया। इससे पहले कितने लोगों को ऐसा लगा था कि 9 कॉलम बना के करें? तुझे लगा था, तो अपन 9 कॉलम बना के भी कर सकते हैं। मैं 9 कॉलम बना के करता हूं, तुम लोग एक काम करो 4 कॉलम बना के करो, 5 कॉलम बना के। हाँ 9 के हिसाब से कर। आईसीआई क्लबिंग करता है, ऐसे ही करता है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चन नंबर 10 को समझने के लिए जरूरी है। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन एक आएगा 10 मार्क्स के लिए, तो ऐसे समय तुम्हारे पास मल्टीपल चीजें ओपन होनी चाहिए। कुछ 5 बनेंगे, एक पर्टिकुलर का और 4। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ईयर 1 का कैश फ्लो निकालेंगे, ईयर 2 का निकालेंगे, 3 4 5 का कॉमन निकालेंगे, 6 7 8 का कॉमन निकालेंगे। चाहे तो अलग अलग कर सकते हो। प्लस पता है क्या होता, तुम 9 कॉलम बनाते तो तुम टेबल बनाने की कोशिश करते, 9 कॉलम बना भी देते, जैसे तुम थर्ड ईयर फिल करते, कुछ आंसर आता कैश फ्लो का, फोर्थ ईयर फिल करते, तुम देखते हो सेम है, तो तुम समझ जाते यार गलती कर दी, कॉमन कर सकते थे। फिर तुम क्या करोगे, अब कट तो कर नहीं सकते, तो फटाफट 3 4 का जो डेटा था वैसे ही 5 में पेस्ट कर दोगे, फिर 6 का निकालोगे 7 8 में पेस्ट कर दोगे, तो दिमाग वहां पे इस तरीके से चलेगा स्टूडेंट का। एनीवेज, स्टेटमेंट शोइंग पहले एक काम करते हैं, डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल इक्विपमेंट कॉस्ट लेस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इज इक्वल्स टू 150 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 18.75। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन एडिशनल इक्विपमेंट इज इक्वल्स टू कॉस्ट लेस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ
इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 1.5. 3 to 8 कितना आएगा? 19, 20.25, 20.25. थोड़ा सा हाई लेवल बताओ या कंफ्यूज हो जाओगे? समझो अगर तुम 3, 4 और 5 ईयर का कंबाइन करके लिख रहे हो, ठीक है, लेकिन 4th ईयर का डेप्रीसिएशन अलग होता, समझो, मतलब यहाँ पे अलग नहीं, पर अगर होता अलग. 3, 4, 5 कि उनका एक्सपेंडिचर कॉमन है, उनका आउटपुट कॉमन है, उनका डेप्रीसिएशन कॉमन है, सब कुछ कॉमन है तो ही ले सकते हो. अगर इन बिटवीन एक भी फैक्टर अगर चेंज होता है तो तुम्हें सेपरेट वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है. तो यहां पर क्योंकि सब कुछ कॉमन था इसलिए कर पाए. अगर कुछ भी अलग होता है तो भाई 9 के 9 कॉलम बनाओ. ठीक, आगे चलना. स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो. निकालो पर्टिकुलर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 to ईयर 5, ईयर 6 to ईयर 8. स्केल लाया कर आकाश, आदत डाल प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने की. कैपेसिटी, कैपेसिटी कितना दिया है? 20%, 30%. सेल्स यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंस पीवी रेशो इज इक्वल्स टू 40%. नेक्स्ट क्या करना है हमें? टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं. पीवी रेशो 60%. पीवी रेशो 60%. हाँ, पीवी रेशो is 60%, तो कंट्रीब्यूशन is 60. टोटल कंट्रीब्यूशन 48 लाख. पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन सेल्स, सेल्स 100 है तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 60. कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इज इक्वल्स टू 60%. सी इज इक्वल्स टू 60% इंटू 100. वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज 40%. सुनीता क्लियर हुआ? 48 लाख
लेस कैश फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 18 लाख नहीं 16 लाख। लेस डेप्रिसिएशन 18,75,000, 18,75,000, 20,25,000, लेस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कितना दिया, 30 लाख, 15, इससे तुम्हें मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स विच इज 18,75,000, नो 16,75,000। 16,75,000 ना। नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट ₹10 लाख। सेकेंड ईयर का सही है। यहाँ तक पहुँचने के बाद मुझे बताना। टैक्स रेट है 50%। यहाँ तक आ जाओ फिर अपन देखते हैं। सब पहुँच गए यहाँ तक, फर्स्ट ईयर तक पहुँच गए। अब ज़रा देखना प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुम्हारा पीबीटी कितना आ रहा है, 16,75,000। तो इस साल लॉस हो रहा है, लॉस के केस में टैक्स भरोगे क्या, नहीं। तो लॉस आफ्टर टैक्स कितना आएगा, 16,75,000। एड बैक करो डेप्रीसिएशन, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा, बराबर प्रज्वल, यहां तक समझा। अब देखना नेक्स्ट ईयर, मुझे बताओ लेट से तुमने इस साल इनकम अर्न करी है 2 लाख रुपए, ठीक है प्रज्वल। देखो लास्ट ईयर 1 लाख का लॉस हुआ था जो तूने कैरी फॉरवर्ड किया, तो तू क्या करेगा, 2 लाख पे टैक्स पे करेगा या 2 लाख लास्ट ईयर का सेट ऑफ मार के 1 लाख पे टैक्स पे करेगा, 1 लाख पे टैक्स पे करेगा। तो अब नेक्स्ट ईयर देखना, ये जो अपने को 16,75,000 है ना, इसका बेनिफिट मिलेगा टैक्स कैलकुलेशन के लिए। तो मैं इसको यहाँ स्टार मार्क करता हूँ टैक्स को। नीचे देखना टैक्स 2 सेकेंड ईयर का कैसे निकाला मैंने, 22,25,000 माइनस 16,75,000 जो मेरे को बेनिफिट मिला पिछले साल का,
इनटू कितना 50%। बताओ कितना आता है ये 5 लाख, नहीं पहले कितना था 5 लाख 50,000 टू 50% 2 लाख। अगले साल टैक्स कितना पे करना पड़ेगा 2,75,000 का। पे करो 2,75,000। प्रज्वल कंफ्यूज दिख रहा है, नहीं कितना बचता है ये 19,50,000 कितना अगले साल का टैक्स देखो 66,87,500 66,87,500। तो पैड भी बचेगा 66,87,500 और ये हो जाएगा तुम्हारा 12500। क्या हुआ कौन सा वाला लास्ट ईयर ठीक है। एक तो ये ट्रीटमेंट हुई, दूसरी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट तुम क्या दे सकते थे क्वेश्चन में, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ के बारे में कुछ बोला नहीं है तो तुम छोड़ दो उसको, यानी लॉस हुआ जीरो टैक्स, नेक्स्ट ईयर कोई बेनिफिट मत लो, ये तुम्हारे ऊपर है। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, जनरली कैरी फॉरवर्ड किया है उन क्वेश्चन में जहां बोला है, लगभग हर क्वेश्चन में ही बोला है, तो तुम क्या करोगे कैरी फॉरवर्ड करोगे। यानी माधव चाहे तो तू नेक्स्ट ईयर 22,25,000 पे 50% टैक्स पे कर सकता था, अज्यूम करता था कि उस साल कोई सेट ऑफ का बेनिफिट मिल नहीं रहा मेरे को, ठीक है, या फिर ये ट्रीटमेंट, विच वन इज बेटर, दिस वन इज बेटर, ठीक है, रियलिस्टिक ये है। अब क्या बनाना है, अब कैश फ्लो बनाना है, स्टेटमेंट शोइंग स्टेटमेंट ऑफ एनपीवी ईयर कैश फ्लो पीवी फैक्टर एट द रेट 12%, discounted cash flow at the rate 12%, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उनका पीवी फैक्टर का क्या करोगे, थ्री फोर फाइव का करोगे ऐसा। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब तुम 6 7 8 का करने जाओगे तो 8th ईयर में जो लास्ट ईयर है वहां पे तुम्हारे को वो भी मिल रहा है, सैल्वेज वैल्यू भी आ रही है तुम्हारी। हाँ, तो वो अलग से लेना है तो लो, अगर तुम वैसा करते हो तो बहुत बढ़िया। हाँ, ये ठीक है, और वैसा करोगे ना तो तुम्हें क्वेश्चन नंबर 10 तो 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। जो ट्रीटमेंट तुम बोल रहे हो ना वो अगर कर रहे हो तो चलेगा, लेकिन मैं वहां पे सिखा दूंगा, यहाँ पर ऐसा कर लो। हाँ, अच्छा, ओरिजिनली तुम्हारा कितने रुपए गए रे, बस तो टोटल कितने गए, 175।
नेक्स्ट ईयर आए कितने? 2 lakhs। उसके बाद कितने आए? 38,25,000 मशीन 10 की। फिर आए तुम्हारे पास 87.125। देखो ये समझ रहा क्या? व्हाट इज 1, व्हाट इज 25? हाँ, इस वर्किंग कैपिटल, और जो तुम्हारा स्टार है वो है सैल्वेज वैल्यू ऑफ न्यू इक्विपमेंट। अब क्या पीवी फैक्टर है? 1.892, 0.797, 0.711, 0.635, 0.567, 0.506, 0.452, 0.403। पॉइंट्स में लिख रहे हो ना? 175, 1.784, 61.94587, 55.32437, 49.399, 30.423, 27.176, 34.208। सेकेंड ईयर का क्या है? चेक कर लेना एक बार। नहीं, ये अलग आएगा, फाइनल आंसर अलग होगा। कितना? 108.2। ठीक है। श्योर इतना ही आ रहा है? वन 108.27। ठीक है, प्रोजेक्ट सिलेक्ट होगा, रिजेक्ट होगा? प्रोजेक्ट शैल बी एक्सेप्टेड सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव। लिख दो, कंक्लूजन लिख दो। प्रोजेक्ट शैल बी सिलेक्टेड सिंस
NPV is पॉजिटिव। इजी था क्वेश्चन? नहीं, इतना भी नहीं। इसके अंदर मेन एडजस्टमेंट जो थी वो टैक्स की थी, दूसरा क्लबिंग की थी, क्लब किए थे हमने। क्या? डबल स्टार वर्किंग नोट का है और सिंगल स्टार सैलवेज वैल्यू का है। सही तो लिखा। मैंने तेरे को लिखवाया था नोट के अंदर कि जितना वर्किंग कैपिटल इनिशियली अपन डालते हैं, इंस्टीट्यूट का अजम्पशन है कि टर्मिनल ईयर में भी उतना वर्किंग कैपिटल वापस बाहर निकल के आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल को समझ कि रॉ मटेरियल है, वही बोल रहे हैं कि रॉ मटेरियल तूने डाला, ठीक है, इनिशियली डाल दिया, वो तो आउटफ्लो है, लेकिन एंड में प्रोजेक्ट बिल्कुल ऐसा समझ, तूने कोई फ्लैट बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, तो कभी भी 100% इन्वेंट्री कंज्यूम नहीं हो जाती थी, कुछ ना कुछ बचता ही बचता है। तो वो कितना बचता है, कुछ बोला नहीं तो उन्होंने फुल ले लिया। तो अपनी मर्जी से 50% भी ले सकता है, पर कोई मतलब नहीं, इंस्टीट्यूट ने स्टैंडर्ड हमेशा फुल को कंसिडर किया है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि यूज नहीं हुआ, तू कंटिन्यूअस यूज करते गया। अरे तेरे पास 25 रुपए दिए मैंने, लेट्स से कितने वर्किंग कैपिटल, 25 रुपए दिए, और 1 महीने बाद तेरे पास 25 रुपए बचे हैं। इसका मतलब ये कि तूने खर्च नहीं करे, तूने करे तेरे पास बाइंग हुई, सेलिंग हुई, बाइंग सेलिंग ट्रांजेक्शन होते होते क्लोजिंग बैलेंस तेरा 25 रह गया। एसेट का ओपनिंग बैलेंस कुछ रहता है, क्लोजिंग बैलेंस कुछ रहता है, ठीक है, समझ आए? एक एसेट का ओपनिंग बैलेंस है 10 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 10 लाख, तो इसमें इन बिटवीन ट्रांजेक्शन भी तो हुआ हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि मैंने बाय किया 70 लाख का, सेल कर दिया 70 लाख का, क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख है, तो तुमसे बैलेंस देखकर बता नहीं सकते कि मोमेंट नहीं हुआ। मोमेंट हुआ है, पर जरा सोच, ये प्रोजेक्ट 8 साल से चल रहा है, इसमें हर साल कुछ ना कुछ इन्वेंट्री पड़ी रह जाती होगी, ठीक है, जो यूज नहीं होती होगी आगे चल के। तो करते करते प्रोजेक्ट के एंड में इन्वेंट्री इतनी पड़ी रह गई, इतना इन्वेंट्री ईयर 1 2 3 4 में कुछ रेसिडुअल इन्वेंट्री, कि उसको बेचने पर देखो एग्जैक्टली कुछ अमाउंट जो आया वो वर्किंग कैपिटल के इक्वेलेंट निकला। अजम्पशन है, मैंने लिखवाया था ना 5 पॉइंटर्स के अंदर। और अगर इंस्टीट्यूट ने बोला नहीं, तुमने डाले 25 लाख, निकले से 5 लाख, तो 5 लाख कंसिडर करो। कुछ बोला नहीं है इसलिए कंसिडर किया है। अब तेरे को कंफ्यूजन था इसलिए क्विक नोट में तू लिख ले। क्विक नोट में 3 पॉइंट लिखोगे तुम, पहला वर्किंग कैपिटल का, दूसरा टैक्स का, टैक्स कैरी फॉरवर्ड, एंड कंबाइनिंग ऑफ ईयर्स। अभी ईयर्स कंबाइन करके किया था। और डेप्रिसिएशन में क्या था रे? डेप्रिसिएशन 1 and 2 3 to 8, समझ जाओ, अपनी लैंग्वेज में लिख लो। क्वेश्चन नंबर 8 किया अभी हमने, तेरा हो गया था रेगुलर क्लास में, जो नहीं हुए थे वो अब स्टार्ट होंगे। हाँ, पेज नंबर 22 पे आना। पेज नंबर 22, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। XYZ लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। XYZ लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट विद द प्रोजेक्ट लाइफ ऑफ 8 ईयर। द प्रोजेक्ट इज टू बी सेट इन SEZ which qualify for one time tax subsidy, tax free subsidy from government 25 lakh on capital equipment। SEZ में इसको प्लांट सेट करना है, ठीक है, गवर्नमेंट इसको 25 लाख की सब्सिडी देगी। इनिशियल इक्विपमेंट कॉस्ट 1 crore 75 lakh, एडिशनल इक्विपमेंट कॉस्टिंग 12 lakh 50,000 will be purchased at the end of 3rd year। At the end of 8th year, the original equipment will have no salvage value, but additional equipment can be sold for 1,25,000. Working capital of 20 lakh will be needed and it will be released at the end of 8th year. The project will be financed with sufficient amount of equity capital. Sales volume given. Sell price is 120,
एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स। तो 48 रुपीज़ तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, देखना क्रॉस वर्किंग करके 48 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो तुम क्या करोगे 48 इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, लेस करोगे फिक्स्ड कॉस्ट, लेस करोगे डेप्रीसिएशन, लेस करोगे एक्सपेंडिचर, इस बार नहीं दिए, ठीक है, इस बार एडिशनल एक्सपेंडिचर नहीं दिए। द कंपनी इज सब्जेक्ट टू 30% टैक्स रेट एंड कंसिडर 12% डिस्काउंटिंग रेट। ठीक है, तो यहां पर भी ऊपर क्लबिंग करके दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम क्लब करके निकालेंगे, ये बात तो सही है। अब वापस से क्वेश्चन को पढ़ो और एक एक एडजस्टमेंट की पोस्टिंग कहाँ कहाँ होने वाली बताओ। सबसे पहले तो 8 ईयर, ये 8 ईयर किस काम का भाई, डेप्रीसिएशन निकालने के लिए, कैश फ्लो 0 to 8 निकालना है ये बताने के लिए। द प्रोजेक्ट विल क्वालिफाई फॉर वन टाइम टैक्स सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट से 25 लाख की सब्सिडी मिलेगी। 1,75 लाख आउटफ्लो और 25 लाख इनफ्लो। ठीक है, अब अपने को प्रोवाइड करना है नेक्स्ट डेप्रीसिएशन ओरिजिनल इक्विपमेंट पे। बताओ ओरिजिनल इक्विपमेंट कितने का है, 1,75 लाख, और ये 25 लाख का क्या करोगे, डेप्रीसिएशन तो कॉस्ट पे प्रोवाइड किया जाता है, तो कॉस्ट कितनी रह गई तुम्हारी 150, कैसे रह गई, हाँ 150 रह गई कॉस्ट, तो कितने पे प्रोवाइड करोगे 150 पे। तुम्हारा कौन सा एएस है ये रे, मेरे को याद नहीं रहता एएस, एक मिनट ना रे, हाँ रुकना चेक करने देना। एज पर AS 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट द टैक्सेबल बेस शुड बी नेट ऑफ सब्सिडी, ये तुम्हारे गवर्नमेंट ग्रांट से उठाया है मैंने लाइन, तो टैक्सेबल बेस शुड बी 150 लाख यानी 1,50,00,000। हाउएवर इंस्टीट्यूट हैज टेकन इट टू बी 1,75 लाख। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट विल बी अवॉर्डेड मार्क्स बट यू विल टेक इट ऑन 175, ये याद रखना है, नहीं तो ये क्वेश्चन डालता ही क्यों मैं। ठीक है, इसमें ये याद रखने के लिए पॉइंट था। सर आए क्या एग्जाम में क्वेश्चन, नहीं आरटीपी के पर आ सकते हैं। समझ में आया, इसमें एक सेपरेट एडजस्टमेंट क्या थी, आउटफ्लो तेरा 1,50,00,000 है, तो एक बात बता, अगर आउटफ्लो 1,50,00,000 है तो तेरी कॉस्ट 1,50,00,000, तो कॉस्ट भी तो डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करते हैं। अब देखो ये इंस्टीट्यूट ने जो मिस्टेक करी उसका इंपैक्ट देखो क्या हो रहा है। डेप्रीसिएशन मैंने क्या बोला था, इट इज अ सिस्टमैटिक अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ। 1,75,00,000 लेना कैलसी में, डिवाइडेड बाई 8 कितना आता है 21,87,500। इतना डेप्रीसिएशन तुम हर साल प्रोवाइड करते गए। ठीक है, टोटल डेप्रीसिएशन कितना प्रोवाइड कर दिया तुमने 1,75,00,000, लेकिन खर्चा कितना किया, खर्चा करा 1,50,00,000 और बेनिफिट ले लिया 1,75,00,000 का, तो 25 लाख का क्या करा तुमने, कहीं भी अकाउंटिंग ही नहीं हुई इसकी। लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्या किया, छोड़ो अभी अपन 175 पे ले लेंगे। तो ईयर 0 पे 2 आउटफ्लो है, सॉरी तुम्हारा एक आउटफ्लो एक इनफ्लो है, तुम्हारा नेट में 1,50,00,000 रुपया आउटफ्लो जाएगा। समझ में आया। और थर्ड ईयर के एंड पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 12,50,000 का आउटफ्लो रहेगा और उसका सैल्वेज वैल्यू 1,25,000 इनफ्लो रहेगा टर्मिनल ईयर में। डेप्रीसिएशन बोलना कितना आएगा, कितने साल के लिए यूज करोगे, 4th ईयर 5th ईयर 6th ईयर 7th ईयर 8th ईयर डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो 4th ईयर से डेप्रीसिएशन कितना हो जाएगा तुम्हारा 21 लाख, कितना आया था उसका 175 डिवाइडेड बाय, हाँ पहले कितना आ रहा था 21,87,500 प्लस 2,25,000 मिला के 4th ईयर से 24,12,500 आएगा। यहां तक भी सब सही है। फिर वर्किंग कैपिटल, प्रज्वल क्या करेंगे वर्किंग कैपिटल का, 20 लाख का बोल रहे हैं प्रज्वल, सुनीता नहीं प्रज्वल। हाँ एडजस्टमेंट दिए, वर्किंग कैपिटल ऑफ 20 लाख विल बी नीडेड एंड इट विल बी रिलीज्ड। पहले क्या करेंगे, हाँ आउटफ्लो में, और लास्ट में इनफ्लो कंसिडर करेंगे, शाबाश। फिर यहां पे तेरे को मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट, बाकी सब तो सिंपल है। ठीक है, पहले साल का सेल्स देखना, वॉल्यूम कितना है 72,000, तो चांसेस है कि लॉस होगा,
चांसेस है, चांसेस का मेरे को मालूम है लॉस होने वाला है, लॉस होने वाला है, लॉस होगा तो क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर उसका बेनिफिट ले लेंगे। ठीक है, अब कैल्सी पर इसको सॉल्व करेंगे अपन। सबसे पहले देखना हाँ क्या, सीधी बात है, देख क्या करेगा 12% का, नीचे पीवी फैक्टर निकाल के दिया उसका। ठीक है, तुम्हें समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, अब ये एक एक एडजस्टमेंट नीचे देखते जाते हैं। पेंसिल है तुम्हारे पास? नहीं होगी, कुछ लड़कों के पास तो बिल्कुल नहीं होगी, कोशिश करना, शार्प करना पड़ेगा। मतलब तू क्या शार्प करते नई पेंसिल ले आता है? ओके चलो ठीक है, यहां पे ध्यान दो फिर। 175 लाख का तुम्हारा आउटफ्लो, 25 लाख का इनफ्लो, नेट आउटफ्लो कितना बोला था, 1,50,00,000, और वर्किंग कैपिटल लगा था प्रज्वल, तो टोटल 170 का हमारा जा रहा है आउटफ्लो। ठीक है, थर्ड ईयर के एंड पे हमने 12,50,000 का एक आउटफ्लो किया, और उसी का सैल्वेज वैल्यू 1,25,000 हमको ईयर 8 में मिल गया। वर्किंग कैपिटल जो डाला था वो एंड में मिल जाएगा। यहां तक के सारे पॉइंटर्स क्लियर हुए? ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अच्छा, ये पीवी फैक्टर यहां तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है, डेप्रीसिएशन कैसे निकाला, 1,75,00,000 डिवाइडेड बाई 8 कितना आता है, 21,87,500। तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 बे तुम कितना डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करोगे, 21,87, 21,87, 21,87। फिर ईयर 3 के एंड पे तुमने एसेट परचेज किया है, यानी 4, 5, 6, 7, 8, 5 साल के लिए एडिशनल 2,25,000, तो टोटल कितना हो गया, 24,125। क्लियर है ये? ठीक है, अभी हमने टेबल बनाया है इस बार। टेबल देखो, नंबर ऑफ यूनिट प्लॉट कर दिए मैंने हर साल के, है ना? हाँ हाँ ठीक है, कहां पे, वो ऊपर तो देखना, मैंने वहां पे बोला हाउ एवर आईसीआई इज नॉट कंसिडर, मैंने बताया सही क्या होना चाहिए था, और ये नहीं करना है। ओ भाई तू नीचे देखना, ये नोट है तेरे लिए, पढ़ना नोट। माधव, वो नोट है कि एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था, पर करना क्या है वो यहां नीचे दे रखा है। ठीक है, डर लगता है कई बार एक्स्ट्रा बताने में। ठीक है, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 120 लेस 60%, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 60%, 48, तो ये 48 लिख दिया। अब 72,000 इंटू 48 करो तो कैलसी में, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, माइनस डेप्रिसिएशन, $5,31,500। अगर नेगेटिव है तो टैक्स भरोगे क्या, नहीं भरोगे। ठीक है, तो टैक्स 0, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 531,500 नेगेटिव, लेस 0 टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, रुकना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस 531,500 प्लस डेप्रिसिएशन करो, $16,56,000। क्लियर है? नेक्स्ट ईयर पे आना, 1,08,000 यूनिट सेल किए, 48 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन, कैलसी लो, कैलसी माइनस 18 लाख, माइनस 21,87,500, कितना आ रहा है, ये प्रॉफिट है, बट टैक्स कितने पे करोगे, टैक्स तो सर 11,96,500 माइनस 5,31,500, 6 लाख, ये देखो नीचे 11,96,500, इस पे 30% टैक्स, तो यहां पे टैक्स। अब यहां पर बच्चा क्या करता है, पता नहीं क्या करता है, वो डायरेक्ट 665 माइनस 199 करता है, काय को 11,96,000 माइनस 199 करना, कितना बचता है 11,96,500 प्लस डेप्रीसिएशन एड बैक करोगे,
31,84,500 आ रहा है। नेक्स्ट ईयर देखना, रैंडमली कोई ईयर उठाते, ईयर 5 उठाते हैं अपन। ईयर 5 के अंदर देखना 2,70,000 लेना, खुद करके देखो। कितना कितना आ रहा है? तूने क्या किया? $2,70,000 इंटू 48 माइनस 18 लाख माइनस 24,12,500 माइनस 30% प्लस 24,12,500 कितना? 8 तेरा कितना आ रहा है समय? ठीक है, यहां से आ गए कैश फ्लो। यहां पर भी तुम क्लबिंग कर सकते थे, देख लो जरा, क्लबिंग पॉसिबल थी। 4 5 6 सॉरी 1 2 3 हाँ 4 5 6 का अलग आ रहा है, 7 8 नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। हाँ ये 35 है, ये कितना है? सेम आना चाहिए, नहीं मुझे मिस्टेक हुई होगी, 35 होगा ये। सब कुछ सेम है सर। वो टैक्स देखो ना, 4th ईयर में का टैक्स। हाँ 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 ठीक है, वो ठीक है, वो प्रिंट टाइपिंग एरर हो गया, वो छोड़ो। क्लबिंग नहीं कर सकते थे क्योंकि देखो उनका क्लबिंग कौन सा है, 4 और 5 ईयर का। 4 और 5 का सेम है क्या? कर सकते थे, लेकिन 6 7 और 8 नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट, कर सकते थे। यहां पे एक मिस्टेक हुई है, यहां पर एग्जैक्ट ये वाला आएगा 55,11,750, यहां गलती से 1,80,000 यूनिट की जगह 270 प्रिंट हो गया, करेक्ट कर देंगे, काफी बुक्स में करेक्टेड रहेगा, टाइपिंग एरर हो गया है। ईयर 6 7 और 8 के अंदर यूनिट्स कितने सेल हुए? 1,80,000, मैंने गलती से 270 ले लिया, ठीक है। सो क्लबिंग कर सकते थे। पूरा बिल्कुल 7th ईयर जैसा रहेगा ना, क्योंकि 6 7 8 ईयर में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। हाँ उसका आएगा 55,11,750, ठीक है। अब क्या करना है, ये कैश फ्लो ऊपर के टेबल में डालना है। ये देखो कैश फ्लो यहां पे डाल दिए और डिस्काउंटिंग करना है। समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, पेज 13, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन समझ लोगे तो बड़ा इजी है, नहीं तो फिर इसी में कंफ्यूज रह जाओगे। चलो ध्यान देना क्वेश्चन पे। प्रज्वल कहीं अटका हुआ है? कहाँ अटका हुआ है?
हो गया क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, एमएनपी लिमिटेड इज थिंकिंग ऑफ रिप्लेसिंग, अंडरलाइन करना वर्ड रिप्लेसिंग, is replacing its existing machine by new machine which would cost 60 lakh. तो ये क्वेश्चन है रिप्लेसमेंट डिसीजन। हमारे पास एक एग्जिस्टिंग मशीन है जो चल रही है, हम सोच रहे हैं इसको रिप्लेस करने का एक ऐसी मशीन से जो 60 lakhs की है। द कंपनीज करंट प्रोडक्शन इज 80,000 यूनिट एंड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 1 लाख यूनिट। नई मशीन आने से 1 लाख हो जाएगा, लेकिन एग्जिस्टिंग लेवल पे भी 80,000 चल रहा है। इफ द न्यू मशीन इज बॉट, द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वुड रिमेन अनचेंज। सही बात है, कंपनी अपनी मशीन चेंज करेगी, उससे मार्केट पे सेलिंग प्राइस पे थोड़ी कोई इफेक्ट होगा। द फॉलोइंग इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग बोथ मशीन, नया पुराना। नया मशीन और पुराना मशीन, देखो अभी केस क्या चल रहा है, इनके पास एक एग्जिस्टिंग मशीन है जो 80,000 यूनिट का आउटपुट निकालती है। नया मशीन लेने का सोच रहे जो 1 लाख का आउटपुट निकालेगी, ठीक है, बट दैट मशीन विल कॉस्ट देम 60 लाख रुपीज। तो अब उनको देखना है कि भाई रिप्लेसमेंट करना है या नहीं। तो इन्होंने कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है हर प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का अंडर बोथ द केसेस, न्यू मशीनरी और ओल्ड मशीनरी के केस में, और सेलिंग प्राइस कितना है 200। अब ये बोल रहे हैं कि भाई रिप्लेसमेंट करना या नहीं करना। जब भी रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन आएंगे ना, तुम्हें इंक्रीमेंटल अप्रोच अपनाना पड़ेगा। कैसे होता है इंक्रीमेंटल अप्रोच, पहले सुन लो। तुम्हें एडिशनल बेनिफिट लेना पड़ेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन और एडिशनल एक्सपेंडिचर, यानी कि हर चीज एडिशनल में कंपेयर करनी है। देखो कैसा होता है, इसका मतलब नया मशीनरी कितने में आ रहा है 60 लाख, पुराना मशीनरी कितने में आएगा, सर वो तो आ गया है, उसका तो कोई एडिशनल कोई कॉस्ट लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो अगर मैं रिप्लेस करता हूं तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है 60 लाख। एडिशनल सैल्वेज कितना मिलेगा, सर पुराने का जितना सैल्वेज मिलेगा, नए का जितना सैल्वेज मिलेगा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो यहां पर अपने को हर चीज एडिशनल निकालनी है, यानी एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल बेनिफिट्स, एडिशनल सैल्वेज वैल्यू। अब यहां पर हम क्या करेंगे, पर यूनिट कॉस्ट दे रखी है, हम पर यूनिट प्रॉफिट निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे और एडिशनल प्रॉफिट पर ईयर निकालेंगे। वापस से बोलता हूं, जब रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन रहते हैं ना, वहां पर हम क्या करते हैं, बेसिकली कंपेयर करते हैं नया और पुराना, ठीक है। एडिशनल बेनिफिट यानी नया मशीनरी यूज करने पर मुझे हर साल कुछ ना कुछ कैश फ्लो मिलेगा, वो मैं निकालूंगा। कैसे निकालूंगा सर, सेल्स लेस कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, वो सारी चीजें करके एडिशनल कैश फ्लो निकालूंगा। इसका भी कैश फ्लो निकालूंगा, इन दोनों का डिफरेंस को बोलूंगा एडिशनल कैश फ्लो मिल रहा है, ठीक है। सो दैट एडिशनल कैश फ्लो आई विल टेक, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, एडिशनल सैल्वेज वैल्यू, एडिशनल कैश फ्लो, इनका कंपैरिजन होगा। या फिर इसका सेपरेट निकालो, इसका सेपरेट निकालो, डिफरेंस निकालो। क्या जमता है, अब मैं बताता हूं दोनों अलग अलग निकालने में क्या प्रॉब्लम है। दोनों अलग अलग निकालोगे ना, एनपीवी निकल जाएगा, दोनों अलग अलग निकालोगे पीआई नहीं निकल पाएगा। क्यों, पीआई का फॉर्मूला बताना क्या होता है, पीवी ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ आउटफ्लो, ठीक है। पुरानी मशीनरी के केस में इनफ्लो तो निकल जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन आउटफ्लो तो 0 है, और तो पीआई इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी यू आर इन्वेस्टिंग 0 रुपीज एंड यू आर गेटिंग इनफाइनाइट अमाउंट। ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है, राहुल गांधी का थोड़ी प्रोजेक्ट है, आलू डालो सोना निकलेगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे समय समझ जाओ, एनपीवी निकालना आसान है, एनपीवी अलग अलग अप्रोच से निकल जाएगा, लेकिन पीआई नहीं निकल पाएगा। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है उन्होंने, एनपीवी और आईआरआर पूछा है। अच्छा आईआरआर निकालना है, अब जरा सोचो आईआरआर के लिए अपने को 2 रेट लगते हैं। अगर मैं दोनों मशीनरी का अलग अलग टेबल बनाऊंगा तो दोनों का मेरे को एक अलग अलग वापस से आईआरआर निकालना पड़ेगा, यानी हर मशीन के लिए, पुरानी के लिए भी और नए के लिए 2 एडिशनल रेट लेने पड़ेंगे। पर अब इन्होंने आईआरआर पूछा है, किस चीज का आईआरआर पूछा है ये देखो पहले, मतलब रिप्लेसमेंट कर लो, तो डिफरेंस का आईआरआर पूछ रहे हैं बेसिकली। तो तुम क्या करोगे, तुमको इंक्रीमेंटल पे ही जाना पड़ेगा। समझ में आया, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं इंक्रीमेंटल। अभी तक अपन ने एक भी क्वेश्चन किया नहीं, इसलिए ऐसा सुन के लग रहा है, बहुत सिंपल है। एडिशनल कॉस्ट अपन आउटफ्लो लिखते हैं हमेशा ईयर 0 में, तो यहाँ पे एडिशनल आउटफ्लो लिखेंगे। अपन कैश फ्लो लिखते हैं 0 से लेकर जितना भी लाइफ रहती है, यहाँ पे एडिशनल कैश फ्लो लिखेंगे।
नीचे टर्मिनल डेप्रिसिएशन लिखते थे या एडिशनल टर्मिनल डेप्रिसिएशन लिखेंगे, बस रिप्लेसमेंट डिसीजन में ये होता है। बात समझ में आई? तो तुम्हारे पास ना वर्किंग नोट्स, मैंने क्लासरूम वर्किंग नोट दे रखा है, पेज नंबर 4 पे दिया है, पेज नंबर 8 पे है, लिखना, पेज नंबर 8 पे आना, नोट लिखवा रहा हूं एक, पेज नंबर 8 पे आना, लिखो वहां पे, इन रिप्लेसमेंट डिसीजन क्वेश्चंस, in replacement decision questions incremental approach shall be followed, incremental approach shall be followed, that is incremental investment, comma incremental cash flow, comma incremental depreciation, incremental salvage value. ठीक है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है अब तक, अभी तो शुरुआत हुई है इस क्वेश्चन की। अब सुनो, अब पहले तो कंफ्यूज करता हूं तुम्हें थोड़ा। द एग्जिस्टिंग मशीनरी हैज अ अकाउंटिंग बुक वैल्यू ऑफ 1 लाख, अकाउंट्स में इसकी बुक 1 लाख है, एंड इट इज फुल्ली डेप्रिशिएटेड फॉर टैक्स पर्पस, टैक्स के लिए पूरा डेप्रिशिएट हो गया। इट इज एस्टिमेटेड दैट मशीनरी विल बी यूज फॉर 5 ईयर। द सप्लायर ऑफ द मशीनरी हैज एक्सेप्टेड the old machinery for 2,50,000. However, market price is 1,50,000 and it is expected to be 35,000 after 5 years. पुरानी मशीनरी है, अकाउंटिंग वैल्यू 1 लाख, टैक्स के लिए वैल्यू 0। सप्लायर बोलता है 2.5 लाख मिलूंगा, मार्केट के लोग बोलते 1.5 लाख मिलेंगे, और इसकी सैलवेज वैल्यू है 35,000। 5 वैल्यू है इसकी। यूज 100% ऑफ योर ब्रेन, यहां 100% करना पड़ेगा तुम्हें यूज। क्या करना है, एक एक चीजें एलिमिनेट करते जाओ। सबसे पहले तो क्या क्या 0, किस इंफॉर्मेशन का क्या करना है? सबसे पहले तो 1 लाख का क्या करोगे? तो 1 लाख का क्या इग्नोर करें? यस, 1 लाख इग्नोर, क्यों? अकाउंट्स। ठीक है, टैक्स के लिए 0 हो गया है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं करोगे। तो जब अपन लेस डेप्रिसिएशन लेस टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन करते थे, वहां पे डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट कितनी होगी? 0। यानी जब अपन क्या करेंगे, जब कैश फ्लो, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो निकालना है, सुनो, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो निकालना है, यानी कि पहले तो ओल्ड मशीनरी का कैश फ्लो निकालेंगे, न्यू मशीनरी का कैश फ्लो निकालेंगे, एंड में दोनों का डिफरेंस निकाल के बोलेंगे इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। तो जब ओल्ड मशीनरी का कैश फ्लो निकालेंगे तब डेप्रिसिएशन कितना लेंगे? 0। ठीक है, अब देखना आगे। द सप्लायर ऑफ द न्यू मशीनरी हैज एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ 2,50,000। वो बोल रहा है मेरे से 60 लाख की मशीनरी लेगा, मैं तेरे को 2,50,000 रुपए में मेरी मशीन, तेरी पुरानी मशीन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं। क्या ट्रीटमेंट है इसकी? एक ट्रीटमेंट तो ये रहेगी कि कॉस्ट में से लेस होगा, यानी तुम्हारी इफेक्टिव कॉस्ट कितनी हो जाएगी? कॉस्ट में से लेस नहीं होगा, आउटफ्लो में से लेस हो जाएगा। योर कॉस्ट विल स्टिल बी 60 लाख, however your outflow will be 60 लाख minus 2,50,000। देखो दोनों चीजों में फर्क है। तुमने 60 लाख की मशीनरी खरीदी है और उसको पुरानी मशीनरी 2.5 लाख में बेची है, तो तुम्हारी जेब से नेट आउटफ्लो 57 लाख गया, पर मशीनरी की कॉस्ट स्टिल 60 लाख ही है। सो यू विल प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन कितना? 60 लाख। जो मशीन, और ये 1.5 लाख का क्या करना है? मार्केट में लोग 1.5 लाख में मांग रहे हैं, वो मांग रहे तो मांगने दो, क्या करेंगे अपन? अब जो मशीनरी बुक में 0 की हो गई थी टैक्स में,
तुमने उसको 2.5 लाख में बेच दिया, क्या किया तुमने? तुमने कैपिटल गेन पे टैक्स पे करोगे। यानी तुमने अगर मान लो मशीनरी बेच दी, एक्सचेंज कर ली, रिप्लेस कर ली, तो क्या क्या हो रहा है? 60 लाख गया, 2.5 लाख आया, और इस 2.5 लाख रुपए का जो तुम्हें गेन हुआ है, इस पे 40% टैक्स रेट के हिसाब से 1 लाख रुपए गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। समझ में आया कितने इसके एडजस्टमेंट्स है? अब ये 35,000 का क्या करना है? 35,000 तुम्हारा सैलवेज वैल्यू क्या? और सेल नहीं किया तो वही तो बोल रहा, रिप्लेस करने का या नहीं करने का? अच्छा, 35,000 लास्ट ईयर में इनफ्लो। कौन सी पुरानी मशीनरी का अपन लास्ट ईयर का इनफ्लो बना रहे हैं? हमने कब बोला कि मैं पुरानी मशीनरी का वो टेबल बनाऊंगा? मैं इंक्रीमेंटल का टेबल बनाने वाला हूं। इन शॉर्ट, पुरानी मशीनरी, सॉरी नई मशीनरी 5 साल बाद बेचूंगा 2.5 लाख, लेस 35,000 जो मैंने लूज कर दिए हैं, 2,15,000 का सैलवेज। अभी 5 मिनट पहले तो लिखवाया रे गजनी लोगों, इंक्रीमेंटल सैलवेज लेंगे। समझ में आ रहा है क्या? जाएंगे ऐसे बाउंसर, 1-2 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है ऐसे। हाँ, समझ में आया? इंक्रीमेंटल कैश फ्लोस, इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो, पढ़ के जाना है, मतलब जाना है तुमने। बाकी सब तो सिंपल है, ठीक है, बाकी सब तो सिंपल है, मतलब बाकी कुछ बचा ही नहीं है। क्या करेंगे अपन? सबसे पहले कैश फ्लो का टेबल बनाएंगे। अब सुनो करना क्या है। कैश फ्लो का टेबल बनाएंगे, उसके अंदर एग्जिस्टिंग मशीनरी और न्यू मशीनरी का कैश फ्लो निकालेंगे। यहां से अपने को इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आ जाएगा। फिर मेन टेबल बनाना है, वहां पे इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, इंक्रीमेंटल सैलवेज वैल्यू, बस इतना ही कंसिडर करना है। करें स्टार्ट? बस इतना ही है। और फिर पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके डीसीएफ निकालना है। चलो शुरू करते हैं। नहीं, उससे गीला हो जाएगा वो पूरा। क्वेश्चन नंबर 9 है ना? स्टेटमेंट शोइंग हाँ कहाँ पे? हाँ ये तो है ही, नुस्खा फोकस। नहीं वो ज्यादा है। बाद में रखो, सराय नहीं है, क्लास है ये। पंखे वंखे सब बंद करके मेरा गला ही घोट दो पन्नी डाल के मेरे मुंह पे। पता नहीं कौन सी जगह से आया, ठंड लगती रहती तुमको। इसको तुमने क्या ऑफिस बॉय बना रखा है क्या? ये पोहे लाकर दे रहा है लोगों को, पानी की बोतलें दे रहा है, पंखे चालू कर रहा है, सुबह नाश्ता ला रहा है पूरी क्लास के लिए। क्या चल क्या रहा है इसका? उसको बहुत दुआ उसको सिर्फ दुआ क्या इंक स्केल पे नहीं आती? यार कैसी बातें करते तो।
सिम्मी बोलेगी मैं तो नाश्ता करने ही आई थी, सर ने नाश्ता भी नहीं करने दिया। सही बात है, क्लास की इतनी फीस तुमने भरी सिर्फ नाश्ते के लिए। आप पहले डिसाइड कर लो किसका बना नहीं, मैंने कर लिया डिसाइड अब। क्या? हाँ, तो क्या करना अभी, कल उससे मिसल मंगवानी। वो क्या लिखा है पता नहीं, आपको भी दिख रहा है। समझ जाना चाहिए, मैं तो ई लिख देता हूँ लोग समझ जाते हैं। चलो फुकट लोगो लिखो, चलो। क्या टेबल इतना ही है? लिख, चल लिख, नालायक। एक एक एलिमेंट बताना क्या एडजस्टमेंट रहेगी, किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है। बच्चे दम तोड़ देते हैं ऐसे क्वेश्चन आता है तो, नहीं करता बोलते ऑप्शन पे डालेंगे कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग जाता है ऑप्शन पे, वर्किंग कैपिटल जाता है ऑप्शन पे, थियोरी जाती है ऑप्शन पे। 30 मार्क्स का पेपर ऑप्शन पे आउट ऑफ 60। मटेरियल, मटेरियल कितना है रे भाई? मटेरियल बता कितना है। और वेजेस एंड सैलरीज माइनस में क्या? क्या है वो? हाँ हाँ, नहीं नहीं, एंड में सिर्फ टोटल ऑफ कॉस्ट डाल देंगे, इतना इतना ज़्यादा क्लीन वर्क मत कर। वेजेस एंड सैलरी, थांबा। सुपरविजन, सुपरविजन कितना है? 20-25 आएगा क्या? सुपरविजन कॉस्ट आएगा सर, क्यों नहीं आएगा? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा लेने का कि नहीं लेने का? सर पावर एंड फ्यूल का लेने का क्या? अरे क्यों नहीं लेना? अरे सर डेप्रीसिएशन लेने का या नहीं लेने का? ओहो, डेप्रीसिएशन नहीं लेने का, ठीक है। लो नीचे का टोटल, ये डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी करके बैलेंस शीट जीरो बना दो, टैली बैलेंस शीट। और यहां पे कितना आएगा डेप्रीसिएशन? -250। अरे उसका सैल्वेज वैल्यू भी कोइंसिड, नहीं 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 नहीं, इंक्रीमेंटल नहीं, नए वाले का भी, सिर्फ नए मशीनरी का निकाल रहे हैं। ओरिजिनल मशीन, न्यू मशीनरी की कॉस्ट कितनी है? और मैंने उसमें से 2,50,000 माइनस किए। मैंने कौन से 2,50,000 माइनस किए? एक्सचेंज किया सैल्वेज वैल्यू के? सैल्वेज वैल्यू। अभी कोइंसिडेंटली दोनों का अमाउंट सेम आ रहा है, तो डेप्रीसिएशन मैं यहीं पे निकाल रहा हूँ। डेप्रीसिएशन कितना आएगा? 60 लाख माइनस 2,50,000, 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 5, 11 पॉइंट, तो 11.5 से मैं नहीं लिख सकते अपन डायरेक्टली, नहीं तो मैं ही शॉर्टकट मार देता ना। अलोकेटेड ओवरहेड्स कितना लेना? पहली बात तो अलोकेटेड ओवरहेड्स का क्या करते हैं? इग्नोर, ओनली इंक्रीमेंटल। देखते हैं इंक्रीमेंट हुआ क्या। पहले पर यूनिट कितना ले रहा था वो चेक करना। पर यूनिट 80,000 इंटू 10 करो तो कितने हो रहे हैं? 8 लाख, 8 लाख ले रहा था, ठीक है। मेरा प्रोडक्शन, शालोम ध्यान दे, पहले वो 8 लाख रुपीज ले रहा था मुझसे,
मेरा प्रोडक्शन 80,000 था तब, अब मेरा प्रोडक्शन कितना हो गया 1 लाख, कितने परसेंट बढ़ गया 25%। ऐड कर इसमें 25%, कितना आ रहा है 10 लाख। अब 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख करो, फिर से 10, पहले भी 10 था अभी भी 10 ही है, कुछ इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, वो धोखा है। देख भाई, पहले तुझे चार्ज करते थे जब तेरे 80,000 यूनिट्स थे, तब तेरे को कितना लगता था टोटल खर्चा बता 8 लाख, 80,000 इंटू 10, यानी पर यूनिट कितना लग रहा था तेरे को, पर यूनिट एक्चुअली पर यूनिट कितना लग रहा था 10 रुपए पर यूनिट लग रहा था। अभी तू कितने यूनिट बना रहा है 1 लाख, ठीक है, और इन्होंने तेरे को चार्ज कितना करना चालू कर दिया, नहीं अभी ये देख 8 लाख है तेरे पास, तेरा सेल्स कितना ग्रो किया, तो ओवरहेड्स भी ग्रो कर दे 25%, कितना आना चाहिए 10 लाख, 1 लाख यूनिट के लिए 10 लाख, यानी पर यूनिट 10, पहले भी 10 ही लग रहा था अभी भी 10 लग रहा है, ये भी छोड़ दे चल, पहले तेरे को 10 रुपीज लग रहा था, अभी तेरा सेल्स कितने परसेंट बढ़ गया, ओवरहेड भी उसने 25% बढ़ा दिया। दूसरा रीजन, यहां पे वर्ड अलोकेटेड ओवरहेड स्ट्रेट अवे इग्नोर कर दो, क्या किया उन्होंने, जैसे ही तेरा सेल्स 25% से बढ़ा उन्होंने ओवरहेड्स को भी 25% से बढ़ा दिया, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं दिया उन्होंने। अगर ये इंक्रीमेंटल होता तो डेफिनेटली बोला होता इन्होंने, जो रिस्क एनालिसिस चैप्टर में हम देखने वाले हैं वहां पे इंक्रीमेंटल कंसिडर करेंगे हम, इंक्रीमेंटल ओवरहेड्स आएगा वहां पे, यहां पर इग्नोर करना है इसको। किधर, वो यूनिट टू यूनिट कंपेयर किया, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। तेरा ओवरहेड्स तेरे को लगा रहे थे 10, पहली बात तेरे को कितने ओवरहेड्स अलोकेट कर रहे थे 10, ये अलोकेटेड ओवरहेड्स है 10 रुपए को तो इग्नोर ही करना था। अभी सेल्स कितने परसेंट बढ़ गया 25%, इसको भी 25% बढ़ा दे 12.5, इसको भी इग्नोर कर। ये इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, यहां पे तुम्हें समझना पड़ेगा उन्होंने क्या किया, सेल्स बढ़ गया तो तुम्हारे पर ज्यादा खर्चा चार्ज कर दिया। जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूं, लेट्स से 2 सब्जेक्ट होते हैं अपने यहाँ, एक होता है लेट्स से अकाउंट्स और दूसरा होता है डीटी, किस में ज्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं अपने पास डीटी, ठीक है, डीटी में लेट्स से ज्यादा स्टूडेंट है तो वो क्या करते हैं कि लेट्स से 1 लाख रुपए का खर्चा आया पार्टी के नाम पे, सर के पास 30 स्टूडेंट्स है, इनके पास 70 स्टूडेंट्स है, किसके ऊपर कितना चार्ज करेंगे 30:70 के, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया, इनके पास भी 80 हो गए, अब क्या करेंगे इस रेशो में चार्ज करेंगे, यानी क्या चार्जिंग रेशो चेंज हो रहा है पर एक्चुअल ओवरहेड चेंज नहीं हो रहा है। तुम समझो सिर्फ बांटने का तरीका बदल गया है। अब पहले जय सर पे अकाउंट्स में कम लग रहा था 30 के हिसाब से लग रहा था, अब 80 के हिसाब से लग रहा है, तो आइडियली दिखने में क्या रहा है 30 वर्सेस 80। तुम बोलोगे सर 50 रुपए इंक्रीमेंटल है, नहीं 50 इंक्रीमेंटल नहीं है, उनका सेल्स बढ़ गया है इसलिए उन पे चार्जिंग ज्यादा हो रही है, पर एक्चुअली कोई ओवरहेड ज्यादा इनकर नहीं हुआ है। इसको दूसरी तरीके से समझो, ये वाला प्रोडक्ट आने से कुछ एडिशनल खर्चा नहीं हुआ है, अगर होता तो क्वेश्चन में बोलते, इन्होंने बस मेथड ऑफ एलोकेशन चेंज कर दिया है, क्योंकि ये ज्यादा अभी प्रोड्यूस कर रहा है इस पे ज्यादा चार्ज कर दो, ऐसे बोल रहे हैं। पहले ये कम प्रोड्यूस कर रहा था 80,000, इस पे हम लगाते हैं 10 रुपए के हिसाब से, ठीक है। अब ये ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, कितने परसेंट ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है 25, तो चलो इसका ओवरहेड भी 25% से बढ़ा देते हैं। इन्होंने यहां पर कहीं भी अपने को ये नहीं बोला कि ये सब एक्टिविटी होने के कारण इंक्रीमेंटल ओवरहेड्स लग रहे हैं, एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स को तोड़ने बांटने के तरीका बदल रहा है। क्या ये एक्टिविटी में स्टूडेंट रेशियो चेंज होने से 1 लाख पे कोई फर्क पड़ा, नहीं, ये तो सिर्फ यहां बांटने का तरीका बदल गया। तो इन शॉर्ट यू हैव टू इग्नोर इट, मैं लिखवाऊंगा नोट में। नहीं तो सर फिर अभी उसको भी 10 ही लेना पड़ेगा। पहली बात तो वो जो 10 है वो अलोकेटेड ओवरहेड्स है, मैंने तेरे को नोट लिखवाया था, अलोकेटेड ओवरहेड्स को तो इग्नोर ही करना।
बात चल रही थी कि ये जो 12.5 जो ₹2.5 एडिशनल है सर, ये क्या इंक्रीमेंटल है? दिस वाज नॉट इंक्रीमेंटल, दिस वाज हिडन अलोकेटेड ओवरहेड। वो अलोकेटेड ओवरहेड ही था। अभी पहले 10 चार्ज करते थे, अब 12 चार्ज करना चालू कर दिया है, चार्ज ज्यादा करना चालू कर दिया है। ऐसा समझ, पहले मेरे ऊपर लेट से 1000 रुपीज चार्ज करते थे पर डे एक क्लास का, ठीक है। सारंग की सैलरी लेट से पर डे 10,000 है। 10 क्लासरूम में ये पैसा बढ़ता है, 1000। अभी सडनली मैं 2 क्लास लेना चालू कर दिया और किसी एक फैकल्टी ने 1 क्लास कम लेना चालू कर दिया। तो पहले मैं कितने पे करता था? 1000, अब कितने पे कर रहा हूं? 2000, ठीक है। मैं एडिशनली 2000 पे कर रहा हूं, पर ये जो 10,000 है, क्या इसमें कोई इंक्रीमेंट हुआ? क्या मेरे 2 क्लास लेने के कारण अकेडमी को कुछ एडिशनल पे करना पड़ा क्या? नहीं, ये तो सिर्फ अलोकेशन का तरीका बदल गया है। तो अलोकेटेड कॉर्पोरेट ओवरहेड्स इग्नोर। दूसरी बात, एक और वर्ड है कॉर्पोरेट ओवरहेड्स। मैं अलग अलग एंगल से बता रहा हूं मीनिंग। कॉर्पोरेट ओवरहेड्स, कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है? तुम्हारा जो एडमिन ऑफिस रहता है, तुमने मशीन बड़ी कर ली तो इसके कारण तुम्हें अकाउंट्स वाले को ज्यादा सैलरी थोड़ी देनी पड़ेगी। ये कॉर्पोरेट ओवरहेड्स। अगर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स होते तो एक बार थिंकिंग जाती भी उस डायरेक्शन में। तुम मैन्युफैक्चरिंग कितनी भी करो, 80,000 करो या 1 लाख करो, तुम्हारे कॉर्पोरेट ऑफिस के ओवरहेड्स तो बढ़ने ही नहीं है। तुमने 1 लाख यूनिट करा, क्या ऑफिस की सैलरी बढ़ जाएगी? नहीं, वो तो पावर एंड फ्यूल बढ़ जाएगा। देखो उन्होंने पावर एंड फ्यूल दे रखा है बढ़ाकर, वो बढ़ने वाला है। लेकिन कॉर्पोरेट ओवरहेड्स को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। समझ में आ रहा है क्या? बहुत एंगल से इसको देख सकते हैं। तुम लिख देना भाई इग्नोर, क्योंकि क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा अगर आया भी तो एग्जाम में। इंस्टीट्यूट ज्यादा मगजमारी करती नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं, मैं वही बोल रहा हूं, पहले तेरे पर 10 रुपए पर यूनिट चार्ज करते थे क्योंकि तू कम प्रोड्यूस करता था। सडनली तूने ज्यादा प्रोड्यूस करना चालू कर दिया तो तेरे पर उन्हें ज्यादा अलोकेट करना चालू कर दिया। नहीं आया इंक्रीमेंट राजा, सिर्फ किसी को कम चार्ज कर रहे हैं, तेरे को ज्यादा चार्ज करना चालू कर दिया। पर तेरे प्रोजेक्ट के कारण तुझे क्या लगता है एडिशनल खर्चा हो रहा है? नहीं, अब सिर्फ डिवीजन का रेशो बदल रहा है। थाम थाम, समझा? मैं समझाता अभी तुझे। लेट से पूरे ऑर्गेनाइजेशन में खर्चा हो रहा है 1000 का। तू पहले 80 यूनिट्स बनाता था लेट से, और शालोम बनाता था 200 यूनिट। 100 कर देते हैं इसको, ठीक। तो तेरे पर कितना चार्ज करना चाहिए? 333 करेंगे और इस पे 666। बात समझ में आई क्या? मैंने क्या किया? रेशियो में डिवाइड कर दिया। तुमने इतने यूनिट्स बनाए, मैंने कॉस्ट को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, तू ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तूने 150 प्रोड्यूस करना चालू कर दिया और इसने भी 150 प्रोड्यूस करना चालू कर दिया। अब बताओ कितना तुम्हारे ऊपर लगेगा पैसा? 500। मुझे बताओ क्या ये चेंज हुआ? नहीं, मैंने जब तुम्हें वो नोट लिखवाया था तब मैंने बोला था कि मेरे प्रोजेक्ट के कारण कितना एडिशनल खर्चा लग रहा है। कुछ एडिशनल खर्चा नहीं लग रहा है। तुम क्या कर रहे हो? तुम सेगमेंट रिपोर्टिंग की बात कर रहे हो कि सिर्फ मेरे ये प्रोजेक्ट के कारण कितना खर्चा हुआ। अरे तेरे ये प्रोजेक्ट के कारण कितना एडिशनल खर्चा हुआ वो देख। अगर तू ज्यादा कमा रहा है और पूरा का पूरा 1000 तेरे ऊपर लगा दिया, गलत है ना? पूरा का पूरा तेरे ऊपर 1000 लगा दिया तो ये पता है किस लिए रहता है? ये ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह उन चीजों में रहता है। बेसिकली तेरे यूनिट की प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है। मेरे को बता, ये जो अपना एफएम है ये कैश फ्लो पर बेस्ड है। तेरे को मैं कितने भी ओवरहेड्स अलोकेट कर दूं, अलोकेशन कुछ भी हो, उसके कारण कैश फ्लो में चेंज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। सिर्फ अलग अलग अमाउंट बांट रहा हूं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ऑल्दो ये जो तू बात कर रहा है ना कि सर ये 10 का 12.5 हो गया, मैं ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मेरे ऊपर ज्यादा लगे, तू अकाउंट्स के टर्म्स में बात कर रहा है। तू बात करता है मेरे प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी, तू कॉस्टिंग की बात कर रहा है। स्पेसिफिकली तुम ये कौन सा करते हो? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एबीसी में करते हो ये सारी चीजें। वो कैश फ्लो पर बेस्ड नहीं है, कैश फ्लो पर बेस्ड है। तू देख, ये तूने नई एक्टिविटी करी, नई मशीन लाया, क्या तुझे कुछ एडिशनल पे करना पड़ रहा है क्या उसके कारण? नहीं। अगर पे नहीं करना तो भूल जाओ। और दूसरी बात, ये कॉर्पोरेट ओवरहेड्स है तो स्ट्रेट अवे इग्नोर ही करने रहते हैं। एक बार मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स होते हैं तो सोचते भी अपन, कैलकुलेशन करते भी, ठीक है। बाकी कुछ डाउट रहे तो बाद में करता हूं मैं तेरा क्लियर। अलोकेटेड ओवरहेड्स कितने लेंगे भाई?
0 0। अब मुझे बताओ टोटल कॉस्ट करके बताओ। सिर्फ में टोटल कॉस्ट करना, एग्जिस्टिंग की कर और तुम लोग न्यू की करो। वन 173 और 159 कितना? प्रॉफिट कितना हो गया? 27 एंड 40.5। टैक्स पे करना एट द रेट 40%, 10.8 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब क्या करोगे? डेप्रिसिएशन एड बैक करना भूलना मत। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स पर यूनिट मिल जाएगा तुम्हें 16.2 वर्सेस 35.8, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ यूनिट 80,000। देयरफॉर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स 12,96,000, 35,80,000। अब निकालेंगे इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। 35,80,000 लेस 12,96,000 कितना आएगा ये? 22,84,000। से मैं समझा? नंबर ऑफ यूनिट्स अंदाजा लगा लिया करो ना रे। और क्या हो सकता था वो? ठीक है, अब मेन टेबल पे आ जाओ। कैश फ्लो तो आ गया। जैसे ही कैश फ्लो आ जाता है मेन टेबल बना लिया करो। इसमें डेप्रीसिएशन की एक वर्किंग भी बनेगी, पर मैं वो करके नहीं बता रहा, ऊपर ही कैलकुलेट कर लिया था मैंने। स्टेटमेंट ऑफ एनपीवी एंड आईआरआर ईयर 0 1 2 3 4 5। कैश फ्लो पीवी फैक्टर एट द रेट 12% बोला है ना? 15 बोला है। DCF एट द रेट 15%। और कोई रेट दे रखा है क्या इन्होंने नेक्स्ट पेज पे? हाँ, और बहुत सारे रेट दे रखे हैं। रैंडमली कोई एक रेट पिक कर लो। पीवी फैक्टर एट द रेट मैं 20% पिक कर रहा हूँ। DCF एट द रेट 20%। एक्चुअली इसको चूज करने में भी जजमेंट होता है, पर अभी इतना दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, ज़्यादा ही जजमेंट आ गए इसमें तो। अब देखना, 5 मिनट कॉपी मत करो, मेरी हेल्प करना बस। मैं देता हूँ कॉपी करने के लिए टाइम। 5 मिनट कॉपी मत करो। ईयर 0 पे एक कैश फ्लो जाएगा कितने लाख का, और एक कैश फ्लो आएगा भी। कितना? 2.5 लाख का। तो ये गया प्लस 2.5 आया। और बताओ क्या होगा? टैक्स। ये जो तुम्हारी मशीनरी की बुक वैल्यू थी 0, टैक्स के लिए बुक वैल्यू थी 0, तुमने बेचा 2.5 लाख में, तुम्हें गेन कितना हुआ? 2.5 लाख का। उस पर 40% टैक्स पे करो, यानी कि 1 लाख गया। और बताओ क्या क्या होने वाला है? और सर ये सारे कैश फ्लोज आने वाले, क्या है हमारा कैश फ्लो? 22.84
22.84, 22.84, 22.84, 22.84 और बताओ क्या होने वाला है? सैल्वेज वैल्यू आएगी, कितनी आएगी सर सैल्वेज वैल्यू? सर आएगी इसमें 2.5 लेस 0.35। एक्चुअली इसको नेगेटिव में लिखूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम, नीचे लिख दूंगा प्लस 2.15। ये कैसे आया? 2,50,000 लेस 35,000। और बताओ, बस इतनी है ना एडजस्टमेंट्स? ठीक है, अभी चाहे तो तुम एक नेट कैश फ्लो का कॉलम भी बना सकते हो, पर मैं नहीं सजेस्ट कर रहा। बस इतना ही है। अब क्या डिस्काउंटिंग करनी है फटाफट? तो डिस्काउंटिंग तो तुम कर लोगे। क्या बोल रहे हैं? नहीं, तो क्या बोल रहा है, देख यहाँ पे अप्रोच कैसा जाता है, तू दो सेपरेट सेपरेट मशीनरी का कैलकुलेट करेगा तो क्या होगा। अब इस तुम लोग बाकी के सॉल्व करो, मैं इसका डाउट क्लियर करता हूँ। ये जो बेसिकली मैंने एक सिंगल टेबल बनाया ना, बेसिकली इसको स्प्लिट कर सकते थे। कैसे स्प्लिट कर सकते थे? नया मशीनरी के केस में 60 लाख आता, 2.5 लग जाता, और ये वाला टैक्स का एडजस्टमेंट होता नया वाला मशीनरी अगर मैं लेता तो। ठीक है, और वहां पे टोटल कैश फ्लो आता है, इंक्रीमेंटल नहीं आता, टोटल कैश फ्लो उसका, और उसका 2.5 लाख सैल्वेज। क्लियर हो रहा है तुझे? समझ, तू सिर्फ नया मशीनरी परचेस कर रहा है तो 60 लाख गया, 2.5 लाख आया और 1 लाख टैक्स गया, और अपन ने ऊपर अभी देख कैश फ्लो निकाला था 35,80,000, वो हर जगह 35,80,000 आता रहेगा कंटिन्यूअसली। और वो वाली मशीनरी बेचेंगे कितने में? 2.5 लाख में। ये एक पार्ट हो गया। अब सोच एग्जिस्टिंग मशीनरी के बारे में बात करते हैं। एग्जिस्टिंग मशीनरी के केस में तेरा आउटफ्लो कितना है? 0। इनिशियल ईयर में कुछ लगना ही नहीं, और तेरे को 12,96,000 कंटिन्यूअसली आता रहेगा, और लास्ट ईयर 35,000 आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, दो टेबल को मर्ज कर दिया। अब बता डाउट। तू ये जो 35,000 ऊपर आने की बात कर रहा है ना, वो तेरा दिमाग तब तक प्रोसेस नहीं कर पाएगा जब तक तू दो अलग अलग टेबल को इमेजिन नहीं करेगा और बाद में उनको कंबाइन। ये बोल रहा हूं, दो चीजें हैं। अगर उसको यूज करेगा तो 5th ईयर में बेचेगा, और नई मशीनरी खरीदेगा तो इंस्टेंटली बेच देगा। प्रज्वल, तेरे लिए मैं सेपरेट एक छोटी सी वर्किंग करके बताता हूं। लेट से मैं सिर्फ नई मशीनरी का कैलकुलेशन करता हूं, कोई इंक्रीमेंटल अप्रोच नहीं। ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5। समझ, मैंने नई मशीनरी ली, इसका मतलब पुरानी मशीनरी बेच दूंगा। 60 लाख गए, 2,50,000 आ गए, और इसके ऊपर टैक्स 1 लाख, बराबर है। और हर साल मेरे को गेन कितना होने वाला? सिर्फ देख 35,80,000। हाँ या ना? कैश फ्लो प्रज्वल, मैं इंक्रीमेंटल अप्रोच पे नहीं जा रहा, मैं तेरे को समझाता हूं कि कहां पे तू गलत हो रहा है। प्लस ये मशीनरी बिक जाएगी 2.5 में, नई मशीनरी। अब एग्जिस्टिंग मशीनरी के बारे में बात करते हैं। अगर मैं एग्जिस्टिंग मशीनरी यूज करता हूं, नई मशीनरी खरीदता ही नहीं हूं, तो मेरा आउटफ्लो कितना है? 0। और हर साल इनफ्लो कितना है? 12.96, है ना? प्लस 35,000। तो दो अलग अलग केस है। अब इनको मैंने मर्ज मारा, तो ये क्या हो रहा है, एक ही फिगर के अंदर ना ईयर 0 में भी सेल दिख रहा है, ईयर 5 में भी सेल दिख रहा है। देखो, तो तू कंफ्यूज हो रहा है, सर बेची कब? बेची नहीं मैंने। अगर मैं नई मशीनरी यूज करूंगा तो ये वाला टेबल बनेगा, पुरानी मशीनरी यूज कर रहा हूं तो ये बन रहा है। मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, तो मैंने क्या किया, -12.96, -12.96, इस तरह -0, -12.96, -12.96, -12.96, -0.35। तो यही बन गया। ये दोनों मिला के कितने बन जाते हैं? 22.84, और 2.5 माइनस 0.35 बन गया 2.15। तो तू ऐसे नहीं बोल सकता सर बेची कब। एक ही सिंगल एडजस्टमेंट में ऊपर भी बेची नीचे भी बेची मैंने, पर ऐसा दिख क्यों रहा है? क्योंकि दो टेबल मर्ज किए हैं।
सर दो टेबल क्यों मर्ज कर रहे हो जब ऐसी कंफ्यूजन हो रही है? दो टेबल मर्ज करना इसलिए जरूरी क्योंकि आईआरआर निकालना या फिर पीआई निकालना पड़ता है, तो एक सिंगल आईआरआर निकालना चाहिए। तो किसका निकालने का प्रज्वल दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए? इन्होंने सिर्फ आईआरआर बोला, तो नए वाले का निकालूं या पुराने वाले का बोलूं? अच्छा, सिंगल का निकालना है, यानी कि मेरे को इंक्रीमेंटल यूज करना पड़ेगा। ऐसे ब्रेन वर्क करना चाहिए, समझ में आए? वो डिस्काउंटिंग तुम करोगे। अब मेरा टाइम ओवर हुआ इस क्वेश्चन के लिए। कितना आ रहा है ये मैं कल चेक कर लूंगा तुम्हारा। नोट लिखो यार, नोट। सर इसके बाद क्वेश्चन बताओ। एक है, नहीं, हाँ बस। मशीन विथ टैक्स वैल्यू, मशीन विथ टैक्स वैल्यू ऑफ 0 सोल्ड फॉर, मेरे साथ बस लिखते जाओ, सोल्ड फॉर 2,50,000, therefore cap gain is equals to 2,50,000, therefore tax at the rate 40% is equals to 1 lakh, which is like cash outflow. Note 2, since overheads are corporate overheads, sorry, allocated corporate overheads, it shall be since overheads are allocated corporate overheads, it shall be ignored. तुम भावना समझ जाया करो रे, वर्ड्स पे मत जाया करो। सॉल्व क्वेश्चन बस दिखा रहा हूं। शाम को बीटी लैब का क्वेश्चन होगा, मुझे लगता है तुम लोगों को इजीली जम जाएगा वो, क्योंकि अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन किया था ना, तब तुम्हें समझ गया था कि क्लब कर सकते हो, जो माधव बोल रहा था क्लबिंग की बात। सर अभी कौन सा क्वेश्चन दो? अभी कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व शाम को, 10th बाकी है ना। एक बार सॉल्व में आना, सॉल्व के बहुत इजी है यार। पेज नंबर 23 पे आना, फटाफट 5 मिनट में कवर करवाता हूं। ये बहुत इजी है तुम्हारे लिए। सेलो लिमिटेड इज कंसिडरिंग बाइंग अ न्यू मशीनरी विच विल बी यूजफुल फॉर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 5 ईयर। 5 साल की लाइफ कशासाठी? डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, और 0 1 2 3 4 5। कॉस्ट इज 1,25,000 एंड स्क्रैप वैल्यू इज 30,000। 80% पेबल। क्वेश्चन नंबर 8, शाबाश। कॉस्ट इज 1,25,000, ध्यान देना यहां पे, कॉस्ट इज 1,25,000, सैल्वेज वैल्यू इज 30,000। 80% ऑफ कॉस्ट, 80% ऑफ कॉस्ट कितना आ गया? 1 लाख। 80% ऑफ कॉस्ट बीइंग पेबल एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कब कब कब? फर्स्ट और जीरो में बहुत फर्क होता है, ईयर जीरो में जाएगा, ठीक है। एंड 20% एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में, यानी 1 लाख तब जाएगा, 1,25,000, 1,25,000 में से 1 लाख तब जाएगा और 25,000 बाद में जाएगा। तो 25,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा 4 साल के लिए और 1 लाख पे लगेगा 5 साल के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 1,25,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा, नहीं तो तुम बोलोगे कि 1 लाख पहला अपन ने यूज किया 5 साल के लिए, ऐसा नहीं, वो पेमेंट की बात है। मशीन तुम्हारी 1,25 की है, शाबाश, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। द मशीन वुड प्रोड्यूस 50,000 यूनिट पर एनम विथ अ एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ 3 एंड डायरेक्ट कॉस्ट इज 1.75 and fixed cost including depreciation, fixed cost including depreciation is 40,000। यानी जब मैं फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा तो क्या डेप्रिसिएशन माइनस हो गया ऑलरेडी? हाँ, हो गया है। एक बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, कितना है?
19,000, यानी ये 40,000 में 19,000 ऑलरेडी था, ठीक है। अब अपने को कैश फ्लो निकालना है। कैश फ्लो कैसे निकलता है? टोटल कॉस्ट कितनी है, सॉरी 50,000 इंटू 3 करो, कितना आ रहा है? 50,000 इंटू 3 1,50,000 लेस कॉस्ट करना 1.75 इंटू 50 87,500, कितना बचता है? 62,500। इसमें से लेस कर दो फिक्स कॉस्ट 40,000, 22,500 लेस करो डेप्रिसिएशन। सर ऑलरेडी कर दिया इसमें 19,000 का डेप्रिसिएशन, शाबाश। नहीं रुको ना, टैक्स किधर है? सर टैक्स है ही नहीं, तो लेस टैक्स 0, एड डेप्रिसिएशन कितना? 19,000। कैश फ्लो किस, नहीं जरूरत नहीं, कहीं भी नेट ऑफ टैक्स वर्ड यूज नहीं किया है, कहीं भी नेट ऑफ टैक्स वर्ड यूज नहीं किया है। वो ऐसे ही करती है इंस्टीट्यूट। अभी इतने बड़े ढेर में से नेट ऑफ टैक्स वर्ड ढूंढ के निकालना, वो तो मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं, तो मेरे को मालूम है कि इस क्वेश्चन में ये करना है, इस क्वेश्चन में तुम्हारा क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसे इसमें से ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक आधे ही नहीं। पूरे इंस्टीट्यूट देखो मैंने कैसे पढ़ाया तुमको, मैंने स्टैंडर्ड पढ़ा दिया, और एक आधे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट रहती तो मैं अलग से बताता हूँ याद करने की टेक्निक। थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी नहीं बहुत। इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्पेशल काम कर रहे, स्पेशल सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर नॉट इंक्लूडेड इन द अबव कॉस्ट विल बी इनकर्ड अमाउंटिंग टू 10,000 एंड 15,000। क्या करोगे इसका? आउटफ्लो ईयर 1 और ईयर 2 के अंदर। अब आओ नीचे देखो, 19,000 का डेप्रिसिएशन निकाला तुमने, 41,000 का तुमने ये निकाला, ठीक है। Depreciation is already included in fixed cost, and thus by deducting fixed cost, depreciation is already deducted. Hence, it shall not be deducted again, but it shall be added back. तो देखो 1 लाख तुमने स्टार्टिंग में ईयर 0 में पे किए, 25,000 पे किए, 25,000 पे किए थे। सैलवेज वैल्यू थी इसकी 30,000। हर साल 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500 आए, और 2 प्रमोशन एक्सपेंडिचर इंकर किए तुमने। पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके डीसीएफ से आंसर आ जाएगा। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर का मतलब एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ये सब कुछ एट द एंड चल रहा है। अगर मैं 1 लिख रहा हूं तो एट द एंड ऑफ ईयर 1 है, मैं 5 लिख रहा हूं तो एट द एंड ऑफ ईयर 5 है, अगर मैं 3 लिख रहा हूं तो एट द एंड ऑफ ईयर 3 है। ये सब एट द एंड होता है। हाँ क्या डाउट है? पूछ, नहीं समझ रहा मुझे तेरे डाउट। कैसे? ये सब कैश फ्लो एट द एंड हो रहे हैं। अगर वो इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर बोला होता तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर लिया होता। सब कैश फ्लो एट द एंड के ही होते हैं। ये मैंने बेसिक में बताया नहीं तुमको क्योंकि मुझे लगा पता होगा, पर सारे कैश फ्लो एट द एंड ऑफ ईयर रहते हैं। अगर कोई भी कैश फ्लो एट द बिगिनिंग दिया है तो उसको कन्वर्ट करते हैं एट द एंड। समझा? हो जाएगा ये तुमसे। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट, वो भी 2 मिनट में हो जाएगा। पेज 26 नहीं रे, एक हो जाने दे, इजी है। मॉडर्न एंटरप्राइज लिमिटेड इज कंसिडरिंग द परचेस ऑफ न्यू कंप्यूटर सिस्टम। थोड़ा अलग है यार क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन अब तक वैरायटी अपन ने देखी नहीं। एक छोटी सी एडजस्टमेंट है इसके अंदर। ये एक क्या बोल सकते हैं, नेशनल लेवल की पब्लिकेशन है, नाम नहीं ले सकता इसलिए नहीं बता रहा, वहां से उठाया। अच्छा क्वेश्चन है। मॉडर्न एंटरप्राइज लिमिटेड इज कंसिडरिंग द परचेस ऑफ न्यू कंप्यूटर सिस्टम फॉर इट्स R&D डिविजन विच वुड कॉस्ट 35 लाख। द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन आर 7 लाख, यानी कि खर्चा, ऑपरेटिंग खर्चा, कैश खर्चा 7 लाख। इट इज एस्टिमेटेड दैट यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीनरी वुड बी 6 ईयर एंड एट द एंड सैलवेज विल बी 1। डेप्रिसिएशन कितना होगा? 5.66। 34 लाख डिवाइडेड बाय, अरे हाँ दे, पुरानी बुक है तेरे पास, दे उसको बुक दे दे। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन का होगा
द टैंजिबल बेनिफिट्स फ्रॉम द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन इन डिजाइन एंड ड्रॉटमैनशिप। क्या होता है मालूम है? 12 लाख का फायदा हो रहा है, इतना समझ रहा है मेरे को। 12 लाख का फायदा हो रहा है, 7 लाख का खर्चा हो रहा है। नेट फायदा बोल कितने का? हाँ 5 लाख का। शाबाश, 12 - 7 = 5। 12 लाख का बेनिफिट, 7 लाख का खर्चा, 5 लाख का नेट बेनिफिट। समझा क्या? क्या बिसाइड द डिस्पोजल ऑफ ड्रॉइंग, ध्यान दे, बिसाइड द डिस्पोजल ऑफ यूज ड्रॉइंग ऑफिस इक्विपमेंट एंड फर्नीचर इनिशियली इज एक्सपेक्टेड टू बी 9 लाख। मतलब कि ये जब तू मशीनरी खरीदेगा ना 35 लाख की, उस समय पुरानी मशीनरी तू बेच सकता है 9 लाख रुपए में। कैपिटल एक्सपेंडिचर इन R&D इज एलिजिबल फॉर 100% राइट ऑफ फॉर टैक्स पर्पस। भाई बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अच्छा, ये जो 9 लाख में तुमने बेचा, इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, हाँ या ना? क्यों पे करना पड़ेगा? गेन हो रहा है। द गेन अराइजिंग फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ यूज एसेट मे बी कंसिडर्ड टैक्स फ्री। इग्नोर। कंपनी 50% टैक्स ब्रैकेट में और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है। कैश फ्लो कैसे निकालते हैं? 12 लाख का मेरे को फायदा हो रहा है, 7 लाख का खर्चा, ठीक है, 5 लाख का बेनिफिट, लेस डेप्रीसिएशन, लेस टैक्स, एट डेप्रीसिएशन। पर मैंने एक लाइन अंडरलाइन करवाई तुम्हें, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन R&D इज एलिजिबल फॉर 100% राइट ऑफ फॉर टैक्स पर्पस, यानी कि कोई डेप्रीसिएशन नहीं, कंसिडर इट एज एन एक्सपेंडिचर ओनली। ये अलग ट्रीटमेंट है। जनरली अपन क्या करते हैं, हर साल डेप्रीसिएशन माइनस करते हैं, लेकिन R&D के केस में क्या होता है, एक ही साल में तुम्हें टोटल बेनिफिट मिल जाता है। हाँ बोला ना उसने, उसी साल कर दे राइट ऑफ। इसका मतलब है कोई डेप्रीसिएशन नहीं आएगा, इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंडिचर। अब इसका इंपैक्ट क्या आएगा? 35 लाख का खरीदा है तूने, ठीक है, ये 35 लाख का खरीदा है, इसका 50% कर कितना होता है? टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा सीधा। समझ में आ रहा है क्या तुमको? ये एक अलग ट्रीटमेंट थी, पर अपने को नहीं पूछते, पर मैंने एक पॉसिबिलिटी कवर कर ली कि कल करके पूछ लिया, ठीक है, से मैं समझा। अब देख, ईयर 0 में तेरा कैश फ्लो कितना होने वाला है? 35 लाख गए, 9 लाख रुपए आए। नेट कैश फ्लो कितना गया? 26 लाख। ये देखो नेट कैश फ्लो 26 लाख दे दिया। अभी देखते हर साल का कैश फ्लो कितना है। 12 लाख रुपए आ रहे हैं, 7 लाख जा रहे हैं, यानी 5 लाख का गेन, लेस डेप्रीसिएशन 0, लेस टैक्स 50%, 2.5 रुपए, 2.5 लाख, एड बैक डेप्रीसिएशन 0, नेट गेन कितना हो रहा है? आत्मा को बुलाओ अपनी, एक बार बुलाओ अपनी आत्मा को, पुकारो। नहीं नहीं, थोड़ा इमेजिन करो ना, होता तो मैं यहाँ पे टिक टिक करवा देता ना। 12 लाख रुपए का गेन हो रहा है, 7 लाख रुपए खर्चा होता है, कितना बेनिफिट? 5 लाख, लेस डेप्रीसिएशन 0, लेस टैक्स 50%, एड डेप्रीसिएशन टोटल। तो ईयर 1 2 3 4 5 में 2.5 लाख मिलते जाएंगे। देखो ये 2.5 लाख आ रहा है। टोटल आउटफ्लो कितना गया ईयर 0 में? 35 लाख गए, 9 लाख आए, और 9 लाख पे सर टैक्स, सर वो तो इग्नोर करना है ना। तो देखो ईयर 1 से 6 साल का प्रोजेक्ट है, ईयर 1 से लेकर 6 तक तुम्हें यूनिफॉर्म कैश फ्लो मिला, इसलिए उसको पीवीएफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। ईयर 1 में, ईयर 1 के एंड में तुम्हें टैक्स सब्सिडी मिल गई। देखो हर साल डेप्रीसिएशन, अपने को हर साल ना डेप्रीसिएशन लेस करते हैं, लेस टैक्स करते हैं, ऐड करते हैं डेप्रीसिएशन, तो क्या होता है? डेप्रीसिएशन टैक्स बेनिफिट मिलता है ईयर 1 2 3 4 5 6 में। इधर सारा का सारा ईयर 1 में मिल गया एक साथ, तो ये एक अलग एडजस्टमेंट है। ईयर 6 में 1 लाख रुपए का सैल्वेज, इन सब का इनफ्लो का टोटल करोगे, लेस आउटफ्लो, पीवी सॉरी एनपीवी आ जाएगा। क्या था इसमें अलग जो याद रखने लायक है? सर यहां पे लिखो क्विक नोट में, नो डेप्रीसिएशन। आया नहीं आज तक ऐसा क्वेश्चन, दूर दूर तक भी।
मैंने क्या किया है, आज तक आया हो या नहीं आया हो, जितनी भी मल्टीपल मैक्सिमम पॉसिबिलिटी सारी कवर करी, एक भी नहीं छोड़ी है। तो इनकेस पेपर टफ आ रहा है या कहीं बाहर से आ रहा है, फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो इसमें है सब कवर्ड। नो डेप्रिसिएशन सिंस R&D इज गेटिंग, क्या मिल रहा है उसको, 100% राइट ऑफ इन ईयर 1। ठीक है, ए 100% राइट ऑफ मतलब क्या होता है? सर उसका वो जो टैक्स का जो रहता है, नहीं नहीं, हाँ, डेप्रिसिएशन क्या होता है? एसेट की वैल्यू राइट ऑफ करते हैं। 100% राइट ऑफ का मतलब क्या है? पहले साल ही 100% डेप्रिसिएशन दे दिया। पहले साल ना मेरे को 12 लाख का बेनिफिट हो रहा है, 7 लाख का कॉस्ट लग रहा है, नेट गेन कितना आ रहा है? 5। और इन्होंने बोला ईयर 1 में 100% डेप्रिसिएशन, यानी कितने का डेप्रिसिएशन? 35 हो रहा है। कितना बचता है? -30 लेस टैक्स करो, क्या है टैक्स? 30%। तो उसके ऊपर का टैक्स नहीं, मैं तुमको ये बता रहा हूं कि यहां पर अगर तुम मान लो 100% राइट ऑफ को ऐसा समझो कि सारा का सारा डेप्रिसिएशन ईयर 1 में मिल रहा है, तो ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो इसे। 15 ये क्या है? रिफंड है, प्लस एड बैक डेप्रिसिएशन करो, डेप्रिसिएशन 35 ऐड करो, तुम्हारे पास 5 - 35 -30 + 15 -15, ये हो जाएगा 20। कैसे आया सर 20? कुछ भी कर रहे। 30 लॉस हुआ तेरा, इस पे 50% टैक्स, टैक्स सेव होगा। इन शॉर्ट मनी सेव्ड इज मनी अर्न, 15 रुपए आए। नेट कितना लॉस रह गया? 15 का। एड बैक डेप्रिसिएशन 35, 20 आ गया। 20 आया क्या फर्स्ट ईयर में? अब देखो 17.5 ईयर 1 में यहां पर ले लिया, और ईयर 1 का 2.5 यहां पे लेकर 20 वो आ गया। झेपा तो ठीक, तो जान दो तेल लेने। समझ में आए? 100% राइट ऑफ का मतलब 100% डेप्रिसिएशन इन ईयर 1। तो ईयर 1 में तुमको कितने मिले? देखो 17.5 यहां लिखे हैं, और ईयर 1 का 2.5 यहां पे लिखा है, 20 आ गया। ईयर 2, 3, 4, 5, 6 पे 2.5 2.5 2.5 2.5 मिलेंगे। भगवान ना करे ऐसा क्वेश्चन आए। बोल। हाँ, तो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड का कुछ स्कोप ही नहीं है। अब 3 एडजस्टमेंट, या तो तू लॉस को छोड़ दे, या तो लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर, या तो रिफंड मांग ले। रिफंड कैसे लिया मैंने अज्यूम किया कि मेरा एक और बिजनेस है जो प्रॉफिट में है, उसको मैंने लॉस ट्रांसफर किया, उसके पैसे बचे और उसने मेरे को ट्रांसफर किया। बहुत हाई लेवल की थिंकिंग चाहिए रहती है उसके लिए। ये बैकएंड में हर क्वेश्चन के पीछे प्रोसेस होते हैं जो तुम्हें नहीं समझ में आते। ये अजम्पशंस नहीं है, इसलिए मैंने ऐसे करके बता दिया। ये तो लॉजिकल लगा, इसलिए आंसर सेम आ रहा है। क्यों? क्योंकि बैकएंड में सब में प्रोसेसिंग सेम चल रही है। क्या कर सकते हैं प्रज्वल? कुछ नहीं कर सकते। एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन में हम यही चीजें करते हैं, अपनी मर्जी से अजम्पशन। हाँ, 12 रुपए, 12 लाख का गेन, 7 लाख का कॉस्ट, नेट गेन कितना? 5। लेस करते डेप्रिसिएशन 35 लाख, कितना बचा? 30 लाख का लॉस हुआ। मैंने लॉस किसी को ट्रांसफर किया, उसने अपने पीएनएल में डेबिट किया, उसके 15 लाख बच गए, उस भाई ने मेरे को 15 लाख ट्रांसफर कर दिए। ले भाई, तो मेरा लॉस कितना बचा आफ्टर टैक्स? 15 लाख। एड बैक डेप्रिसिएशन 35 लाख, 20 इज द गेन। दैट्स इट आज के लिए, मतलब अभी के लिए लेक्चर के लिए इतना ही। शाम को मिलते हैं, बहुत हैवी हो जाएगा नहीं तो। बाय बोलता हूं मैं। बाय बोलो, बाय।